So the movement of egg is actually facilitated by the what? The ciliated epidermis in the ostium. तो सिलेटेड एपिथेलियम जो है वो आपका ऑस्टियम में क्या आपका फैलोपियन ट्यूब में वो ओवम को धीरे धीरे क्या यूट्रस के तरफ धकेलता है एंड इधर से स्पर्म वो अपने बलबूते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलन होगा। बट जो सबसे बड़ा बाधा है स्पर्म के लिए दैट इज द सर्विक्स। जो सर्वाइकल कैनाल है वहां इतना विस्कोसिटी होता है वो पूरा एक जैम जेली जैसा होता है। ओके, इट इज सो विस्कस एंड इट इज हाईली एसिडिक। तो समझ रहे हो, तो इसीलिए आपका उसको भेद पाना बहुत मुश्किल होता है स्पर्म्स के लिए। बट ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी डेज क्या होगा, उसका विस्कोसिटी भी कम होगा एंड उसका पीएच भी अल्कलाइन होगा। तो इसीलिए Yes, it sir. actually facilitates the process of what? It facilitates the process of fertilization या sperm movement. ओके, तो इसलिए ओव्यूलेटरी डेज में फर्टिलाइजेशन का चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर डेज। नाउ तो इसीलिए अगर नहीं जा पाए तो क्या होगा, बोलो। ऑन द ओबिलिटी विस्कोसिटी मिनिमम एंड इधर लिख देंगे एंड अल्कालिनिटी इज मैक्सिमम। ओके, या पीएच इज लिख देते हैं क्योंकि ना वो अल्कालाइन होता नहीं है ना। पीएच इज मैक्सिमम। ओके, सो naturally promoting fertilization. Now most of the sperms are destroyed in the ascent due to severeness of acidity and phagocytosis of sperms. देखो, स्पर्म हर जगह से मार खा रहा है, अपने सिस्टम में भी मार खाएगा। भाई उसको हमने इनएक्टिव करके क्यों रख दिया था, क्योंकि अगर आप एक्टिव हुए इन योर बॉडी ऑल्सो आपको छोड़ेगा नहीं इम्यून सिस्टम, क्योंकि आप स्ट्रेंजर्स हो। समझ में आया? यू आर नॉट द ओन सेल्स, आप बाहर से आए हो। इसलिए एक तो मेल का इम्यून सिस्टम उनके पीछे पड़ा है, दूसरा फीमेल का इम्यून सिस्टम उसके पीछे पड़ा है एंड तीसरा एसिड एंड फैगोसाइट्स भी उसके पीछे पड़े हैं। तो भाई किस किस से बचेंगे एंड सो ऑन। चलिए, सो इसीलिए डिफरेंसेस बिटवीन अल्कलिनिटी ऑफ सीमेन एंड एसिडिटी ऑफ फीमेल ट्रैक डिसाइड्स फर्टिलिटी। मोर द डिफरेंस मोर इज द चांस दैट द कपल इज इनफर्टाइल। तो अगर आपके हस्बैंड वाइफ में अगर काफी वेरिएशन है पीएच का तो आपका सरवाइव करना मुश्किल है। तो एटलीस्ट न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए दोनों। चलिए, सो अब द लोकेशन एंड ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ओवम इज डिस्क्लोज टू द स्पर्म्स बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्योंकि आप जानते हो एग जो है वो इधर इस तरफ हो सकता है एंड या उस तरफ। मैं वो देख रहा था कल वो जो अनवांटेड एकेडमी, तो उसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो जो लड़की है वो क्या बोल रही है कि एग इस बार इधर से आएगा, उस बार उधर से आएगा, अगले बार इधर से आएगा। ऐसा कोई रूल थोड़ी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, उसके पीछे कंसेप्ट है एक्चुअली, तो वो आप लोग नहीं जानते हैं। जनरली oogenesis टेक्स अराउंड 60 to 70 डेज। समझ में आया? तो ये जो कंसेप्ट है मैंने Yes, भी sir. आपको नहीं बताया। तो जनरली जो oogenesis है वो 2 साइकिल खाता है। तो इस साल इस महीने जो ओवम निकला वो एक्चुअली इस साइकिल वाला ओवम नहीं है, वो पिछले साइकिल वाला oogenesis है। फाइन, तो जो फॉलिक्यूलोजेनेसिस oogenesis पिछले साइकिल वाला है, बट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इस साइकिल वाला है। समझ में आया? तो इसलिए जनरली oogenesis टेक्स अराउंड 70 डेज, 65 to 70 डेज। तो समझ रहे हो, इसीलिए आपका वो एक पीरियोडिसिटी बन जाता है। क्योंकि अगर एफएसएच ने राइट वाले को स्टिमुलेट किया तो इस महीना कौन सा आएगा, अगला महीना लेफ्ट वाला, क्योंकि इस महीने ये अगर स्टार्ट हुआ तो इसे 70 दिन लग जाएंगे एंड सो ऑन। बट इट इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल। यू कैनॉट से आएगा, ये आप कह सकते हो आ सकता है। अंडरस्टूड? तो देयर इज नो वे कि वो कंफर्म्ड है सिचुएशन।
चलिए, so now so the location of the exact position of the ovum is disclosed by the to the sperms by prostaglandins. तो जैसे ही आपका जो मेल्स आएंगे स्पर्म, तो वो सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन लेकर आते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे, वो यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आयुष आत्मन बाबू, आत्मन, यस सर, आप Yes, sir. बताओ प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है ना ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन, अरे बेवकूफ, इधर क्या लिखा है? प्रोस्टाग्लैंडिन सर, तो एक्चुअली हु स्टिमुलेट्स द यूट्रस? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, बट उसको बुलाने के लिए प्रेगनेंसी में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, समझ Yes, रहे हो? sir. तो हु इज द मिस्त्री? प्रोस्टाग्लैंडिन। Who is प्रोस्टाग्लैंडिन, the contractor? कॉन्ट्रैक्टर, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। समझ आया? यस सर, तो इसलिए अब देखो, ये हम पढ़ते हैं बट उधर ही उससे दिमाग नहीं लगता है। इधर हमने क्या लिखा? द एग्जैक्ट पोजीशन इज डिसलोकेटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स। They stimulate the contraction of smooth muscles of the uterus in such a manner that they direct the sperm to the side of the egg. Okay? तो वहां भी वो ही यस सर, हम पढ़ेंगे आगे। So fertilization, okay, जो है the site of fertilization is actually the ampulla of the fallopian tube, as it is the widest area. तो सबसे widest area है actually, जो है आप जानते हैं कि उधर से वो आता है इन्फेंटिबुलम होता हुआ एंड इधर से स्पर्म आ रहे हैं। तो जनरली मिलन का ज्यादा चांस एम्पुला में होता है। क्यों? वहां ज्यादा स्पर्म होंगे। ओके, तो वहां ज्यादा स्पर्म्स होंगे। Okay, so that is, suppose a girl wants to search a boy, so she will go to an isolated area or a park where there are more boys. बताइए, पार्क, प्रोबेबिलिटी कहाँ है? पार्क। पार्क, कि हाँ, अगर वो मेंटली रिटार्डेड लड़का नहीं है, वो कभी भी आइसोलेटेड होकर बैठेगा नहीं। अगर कोई हेल्दी बच्चा है, वो अपने यार दोस्तों के साथ पार्क गया होगा, तो आप नीलाद्री पार्क जाइए, वहां घूमिए, शायद मिल जाए। सो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए यू हैव टू सर्च हिम इन द पार्क, नॉट इन ए आइसोलेटेड एरिया। आइसोलेटेड एरिया में कौन जाते हैं? फॉसला वाले। तो मैंने आपको फॉसला के बारे में बताया था कि नहीं? बताइए। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? जो स्पर्म है उसके भी आंखें नहीं है, एंड जो ओवम है उसकी भी आंखें नहीं है। तो फिर ढूंढेंगे कैसे? तो समझ में आया? तो हाउ विल यू सर्च? यस सर, जैसे आप किसी को बुलाते हो, सपोज आई आस्क्ड यू कि जैसे मैंने आपका सुश्री को कभी देखा नहीं है, तो फिर मैं बोलूंगा सुश्री चल अपन मिलते हैं। तो भाई फिर हम पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को? तो फिर सुश्री बोलेगी नहीं सर, मैं ना वो रेड कलर की ड्रेस में आई होंगी एंड ऐसे कार्टून वाला वो चश्मा पहनी होगी। तो फिर वो उसका एक मार्कर सा हो जाता है। ओके, एंड सो ऑन। तो इसलिए सपोज कोई आपको बोलेगा कि जेजे सर कौन है, वो मोटे वाले, तो मतलब जो मोटा आदमी है वो जेजे सर है। तो इस तरह से, बिकॉज एक और जेजे सर है, मालूम है कि नहीं? जो विद्वान प्रिंसिपल इज ऑल्सो जेजे सर। तो समझ रहे हो? बट वो लेस मोटे वाले हैं एंड जेजे सर इज मोर मोटे वाले। तो ये पहचान हो जाता है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ पहचान होना होगा, एंड यहाँ जो पहचान है वो चुंबकीय होना होगा, मतलब सम टाइप ऑफ अट्रैक्शन। अदरवाइज हाउ द स्पर्म will come close to the egg. Okay, so that is why there has to be some type of attractive forces. तो इसीलिए क्या किया जाए? तो दे हैव ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो आपका जो एग है उसके ऊपर होता है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ओके, जो एग के पास होता है फर्टिलाइजिंग, एंड जो स्पर्म के पास होता है एंटी फर्टिलाइजिंग। तो ह्यूमंस में उसको क्या बोलेंगे? ZP2 ZP3 प्रोटीन। ओके, ZP स्टैंड्स फॉर ज़ोना पेलुसिडा, एंड एंटी फर्टिलाइजिंग को क्या बोलेंगे? बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो है ये दोनों लॉक एंड की होता है,
एंड स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा। इसका मतलब किसी और स्पीशीज का स्पर्म किसी और स्पीशीज के ओवम के साथ नहीं पैचअप करेगा, इट विल नॉट पैचअप। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए इट इज जस्ट लाइक ए लॉक एंड की। ठीक है, तो अगर ये जो लॉक एंड की आपका सेट हो गया, देन आपका क्या होगा, स्पर्म विल कम क्लोज टू द ओवम। अगर आपका मैच नहीं किया तो क्या है, तो अब स्पर्म वही गाना गाएगा कि जाने जा ढूंढता फिर रहा मैं तुझे यहाँ वहां, है कि नहीं? मीन्स आई एम सर्चिंग वेयर आर यू, तो वैसे ही वो गाना गाता रहेगा। अंडरस्टूड? ना प्रॉब्लम क्या है, वो अलग लैंग्वेज में गा रहा है, ओवम अलग लैंग्वेज में गा रही है, तो भले ही दोनों एक दूसरे के आसपास हो पता नहीं चलता। ओके, तो दिस इज द केस। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सो नाउ इफ द gametes are belonging to the same species, so the fertilizing and anti-fertilizing will match. Okay, and ये मैचिंग कर जाएगा एंड आपका क्या होगा, then there will be initiation of fertilization। तो ये जो चिपकना है ओवम एंड स्पर्म का, इसको हम क्या कहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एप्रोक्सीमेशन प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं एप्रोक्सीमेशन। कोई शक? No, sir. So this process is called approximation and Approximation. अगर approximation नहीं हो रहा है तो gametes will not be compatible। पर क्या होगा, आप you don't belong to one species। तो अगर हम लोग एक इनडायरेक्ट अप्रोच में लेंगे तो ये किस तरह का स्पेसिएशन होगा बताइए, एलोपैट्रिक ना सिम्पैट्रिक? Means two members were earlier in the same species but now they have been made two different species due to the क्या change in the fertilizer anti fertilizer composition। तो ये किस तरह का स्पेसिएशन है, एलोपैट्रिक ना सिम्पैट्रिक? क्योंकि यही एप्लीकेशन उसका इवोल्यूशन में है, समझ रहे हो? तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से स्पेसिएशन होता है। बोलो, गेस करो। बताइए, व्हाई आर यू नॉट ट्राइंग? ऐसे मुक्का वगैरह बैठने से क्या होगा? सर एलोपैट्रिक होगा। मैंने क्यों होगा, एक्चुअली आप लोग सब भूल जाते हो ना, ये सब हम पढ़े हुए हैं, आप भूल जाते हो। एलोस का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एलोस? जैसे हमने एलोस्टेरिक एंजाइम पढ़ा था, ओके, तो एलोस का मतलब क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट। तो यस आप सर। दूर दूर गए इसलिए स्पेसिएट हो गए। क्या यहाँ वो दूर दूर गए थे? नो सर। नहीं। नो सर। तो नो सर। आप वो वहीं के आसपास रहते थे फिर स्पेसिएट हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक। समझ रहे हो, यू आर स्टेइंग क्लोज टू ईच अदर बट अर्लियर यू हैड बेबीज, नाउ यू आर नॉट हैविंग बेबीज। इसका मतलब कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है जिससे आपका गैमीट्स अभी कंपैटिबल नहीं हो रहा है, एंड जब आपका गैमीट कंपैटिबल नहीं हो रहा है आपका फर्टाइल F2 नहीं आएगा। तो जब आपका फर्टाइल F2 नहीं आएगा आपस में तो यू आर ए न्यू स्पीशीज। यस समझ सर। रहे हो? तो स्पीशीज X मेकिंग बेबीज विथ X, ओके, स्पीशीज Y making babies with Y, but species XY which were earlier related are now not making F2। तो इसका मतलब साथ साथ रहकर भी आप अलग अलग हो गए, सो दैट इज कॉल्ड सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन। ओके, अभी जैसे दो भाई दूर हो गए, क्यों, एक भाई चला गया, जैसे अभी मेरा छोटा भाई चला गया ऑस्ट्रेलिया, ही इज इन सिडनी,
अब उसे इधर आने में टेंशन है क्योंकि जो भी है इतना पैसा लगेगा, प्लस छुट्टी मिलना जरूरी है, सब कुछ है। अब हम लोग तो उतना दूर जा नहीं सकते। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है कि हमें 7 समुंदर ने दूर कर दिया। एंड अगर ये हम आज ना वो आए ना मैं आऊं, तो धीरे 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 रिश्ते क्या हो जाते हैं, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। फिर वो एक अपना आदमी बन जाएगा, हम लोग एक अपना स्पीशीज बन जाएंगे। ये तो लकीली व्हाट्सएप है या टेलीग्राम वेलीग्राम तो मैंने कभी यूज नहीं किया, कि हम लोग अभी भी रिलेशन में बात कर लेते हैं। तो अगर व्हाट्सएप नहीं होता तो क्या इतना आईएसडी कॉल किया जाता? नो सर। नहीं। तो इसलिए लकीली व्हाट्सएप इज हेल्पिंग इन व्हाट, मेंटेनिंग द रिलेशनशिप्स, है कि नहीं? तो व्हाट्सएप रिश्ते मेंटेन करने में मदद कर रहा है। तो जस्ट लाइक दैट। तो ये हमारा, तो हम दोनों भाइयों को किसने अलग किया, बोलो? दूरी ने। 7 C's। 7 यस सर। सीज। अब मैं क्या हूँ, मैं एक डोडो हूँ, इतना बड़ा आदमी बन गया बट विंग्स छोटे छोटे रह गए। अब कितना हिलाऊं कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊं, तो इसीलिए अब मैं जा नहीं पाता। ओके, तो लाइक दैट। तो इसीलिए हम लोग क्या है, तो नाउ वी आर डिफरेंशिएटेड, तो नाउ वी बिकम टू डिफरेंट फैमिलीज। बट अगर साथ रह के कोई विवाद से आपका झगड़ा हो गया और आप अलग अलग रह रहे हो, सो वो क्या हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड सिम्पैट्रिक कंसर्न। ओके, सिंपैथी। मीन्स यू यस आर सर। लिविंग इन द, आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो लोग साथ में रहते हैं, सेम सिटी में रहते हैं बट अलग अलग घरों में रहते हैं। डैडी मम्मी अलग घर में, बड़ा बेटा अलग घर में बहू के साथ, छोटा बेटा अलग घर बहू के साथ। भाई क्यों, क्यों अननेसरली 3 3 घर बने का बिल भाड़ा दे रहे हो? तो आप साथ रह सकते थे, उससे सबको कुछ ना कुछ तो मिलता। बट हमारा मेंटल दूरी आ गया है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो नाउ मेंटल दूरी आ गया है, जिसके चक्कर में गड़बड़ है। एक मजेदार सिचुएशन देखो, एक्चुअली सीपी सर ने वो दिया है, यू आर इनवाइटेड फॉर द क्लास। तो एक 11th का गधा बच्चा बोल रहा है सर नाउ। अरे भाई, वो पहले से लिंक दे दिया आपको, इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्लास अभी होगा। इतना भेजा खराब लड़का लोग है ना ये। चलिए, हो गया। तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन नहीं हो रहा। तो ना अभी जैसे अभी सपोज कुछ हुआ तो आपको बुलाया जाएगा। तो सपोज मैं आपको बुलाते नहीं, चलो बेटा का बर्थडे आ जाओ, तो फिर तुम क्या सोचोगे, मेरे बेटे के बर्थडे में नहीं आया था तो हम क्यों जाएं? तो इस तरह से फिर वो जो लड़ाई है, वो जो दूरी आ गया है, साथ रहने के बावजूद अब वो आप दूसरे को बहुत दूर ले गया है। ओके, तो अब चाह के भी आप साथ नहीं आ पा रहे। अंडरस्टूड? तो इसलिए इफ स्पेशिएशन अकर्स ड्यू टू डिस्टेंस, या ड्यू, उसको स्पेशियल आइसोलेशन बोला जाता है। ड्यू टू जोग्राफिकल बैरियर, उसको एलोपेट्रिक स्पेशिएशन बोला जाता है। एंड अगर साथ रह के स्पेशिएशन हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। समझ में आया? तो ये जो है, ये यस सर। जेनेटिक चेंजेस के लिए हो गया होगा, सम म्यूटेशन, जिससे क्या हो रहा है, आपका जो फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन पहले मैच करता था, अब वो मैच नहीं करता। समझ में आया? तो जस्ट लाइक दैट। चलिए, तो इसीलिए उसको हम लोग कहेंगे गैमेटिक इनवायबिलिटी। अब ये देखो, ये हमारा स्पर्म घुसने का कोशिश कर रहा है। इधर भी देखिए, वेयर देयर इज वाइटलाइन मेम्ब्रेन, देख रहे हो कि नहीं, यहाँ कोई वाइटलाइन मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये आपका कोरोना रेडिएटा है, ये जोना पेलोसिडा है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है। अब उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, तो ये एग न्यूक्लियस है, एग मेम्ब्रेन। ओके, सो देखिए, अब ये आपका स्पर्म प्रो न्यूक्लियस है, ये एग प्रो न्यूक्लियस है। अब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है? सो लाइक दैट। तो इसीलिए यहाँ भी कोई नहीं है मेम्ब्रेन। चलिए, यस। अब हम दोनों साथ साथ आ गए हैं। तो नाउ लेट अस पेनिट्रेट दी ओवम। या पता चल गया ना ओवम कहाँ है। तो अब जो ओवम आपको दिख गया है, फटाफट आपको 2 काम करना है। पहला काम, अंदर घुस जाओ, एंड दूसरा काम, अंदर से दरवाजा बंद कर दो। क्यों? बिकॉज बाकी भी तो आ रहे हैं। तो अराउंड 1000 और मोर स्पर्म्स
आर अप्रोचिंग द एग, समझ रहे हो, आउट ऑफ मिलियंस अराउंड 1000+ स्पर्म्स रीच द एग। तो वो सब कोशिश करेंगे मिलन का। ओके, तो इसलिए आप सब में एक रेस लगा हुआ है। तो जो पहले पहुंच जाए तो वो खुशियां मनाएगा, ना दरवाजा बंद करेगा। दरवाजा बंद करेगा, क्यों? नहीं तो दूसरा आ जाएगा। दूसरे को नहीं आने। तो आपका अगर दूसरा, जैसे आत्मन सपोज एक लड़की को पटा लिया है एंड उसके बाद सडनली सत्य आके उसको गाना गा के पटा लेता है, तो आप सत्य जैसा आत्मन तो गाना नहीं गा सकता, तो इसीलिए वो सत्य से पट जाएगी, फिर आत्मन बेचारा फंस जाएगा। इसीलिए ना आएगा सत्य, ना गाना गाएगा, ना मेरा लव ब्रेक होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप दरवाजा पहले बंद कर दो एंड नामो निशान मिटा दो एक का। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रिवेंशन टू पॉलिस्पर। पॉलिश पर। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले जैसे ही आपका अप्रोक्सीमेशन होगा, हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म करते हैं। ये सब पता नहीं क्यों नहीं है इधर। एक्चुअली दिस पॉइंट शुड बी देयर, आई डोंट नो ये किसका लिटरेचर, तुम लोग का तो है। चलिए, तो इसलिए और भी डिटेल्स था, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपका उधर आएगा स्पर्म, तो वो क्या करेगा, आपका जो सेल मेम्ब्रेन क्रैक हो जाएगा एंड आपका एक्रोजोम रिलीज हो जाएगा। तो एक्रोजोम इज व्हाट, इट इज ए जायंट लाइसोसोम। तो इसलिए एक्रोजोम इज ए जायंट लाइसोसोम, बट इट इज मेड फ्रॉम व्हाट, गोल्जी। तो इसलिए जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा केयरफुली देखेंगे, वो मेड फ्रॉम पूछ रहा है या ये वो क्या है पूछ रहा है। ओके, चलिए, तो इसलिए जैसे एक्रोजोम रिलीज होगा, उसके अंदर होता है सबसे पहले हायालुरोनिडेज। तो ये जो कोरोना रेडियाटा के सेल्स हैं, वो आपस में कैसे जुड़े हैं, with the help टिश्यू of सीमेंट। hyaluronic acid। तो who is hyaluronic acid? टिश्यू सीमेंट या टिश्यू ग्लू। तो वो सेल्स को जोड़ने में काम करता है। तो इसलिए हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, इस हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ देगा। तो ना रहेगा हाइलुरोनिक एसिड, तो ऑल द सेल्स आर नाउ फ्री। तो अब कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा, स्पर्म को कोरोना के थ्रू घुसा देगा एंड उसके सेल्स को भगा देगा। ठीक है, फिर आ गया जोना पेलुसिडा। तो ये जो जोना पेलुसिडा है, इसको भेदेगा जोना लाइसिन। तो उसको हम लोग ह्यूमंस में एक्रोसिन बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो जोना पेलुसिडा को फाड़ता नहीं है, वो लोकली छेद करता है, खुद घुस जाता है। क्यों नहीं फाड़ रहा है, वरना बाकी भी आ जाएंगे। इसलिए जिधर वो है, वो सिर्फ अपने लिए सुराग करता है एंड अंदर घुस जाता है। एक बार वो अंदर घुस गया, उसके बाद क्या करेगा, इट विल इमीडिएटली स्टिमुलेट प्रिवेंशन टू पॉलिस्पर्म। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है, प्रिवेंशन टू पॉलिस्पर्म। तो अब वो क्या करेगा, पॉइंट नंबर 1, वो सब नहीं है यार इधर आपका, किधर वो शायद ये पीछे तो नहीं है। चलिए, तो प्रिवेंशन टू पॉलिस्पर्मी में हम लोग क्या करेंगे, आपका सबसे पहले ये एनसीईआरटी वाला लेक्चर का तो पार्ट नहीं है, आई डोंट नो, बिकॉज तो डिटेल में होना चाहिए आपका। क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, फिर इम्प्लांटेशन आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट इज लेस। चलिए, सो एक्चुअली प्रिवेंशन टू पॉलिस्पर्मी में हमें क्या करना पड़ेगा, जो जोना पेलुसिडा है उसमें जो आपका फर्टिलाइजिन है, तो फर्टिलाइजिन में जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होगा ना, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट में सियलिक एसिड होता है, तो वो सियलिक एसिड का वो नैम रेसिड्यूज को हटा देंगे। व्हाट इज नैम, बोलो,
तो नैम किसको कहेंगे? बोलो, नैग नैम, ये सब भूल जाओगे तो फिर कैसे होगा? NAG NAM, व्हाट? N-acetyl एन glucosamine. N-acetyl एसिटाइल, galactosamine. वो तो NAG है। नैम क्या है? एन एसिटिल Muramic. म्यूरामिक एसिड। तो इसलिए ये नैम को हटा देगा। तो जब नैम हटा देगा तो आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन का आइडेंटिफाइंग कंसेप्ट क्या हो गया? वो हट गया। अब आपको ओवम दूर से पहचान ही नहीं आएगा। माने हमने फर्टिलाइजिंग को क्या कर दिया? उसको छेड़ दिया। मतलब अब जिस चाबी को आप लेकर आ रहे हो, अब हमने ताला ही क्या किया? बदल दिया। तो इसीलिए अब जो आपके पास एंटी फर्टिलाइजिंग है वो इस फर्टिलाइजिंग के साथ बाइंड नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो बाहर से हमने नाम और निशान मिटा दिया, बट जो छेद हो रहा है तो अंदर से दीवारें मजबूत करो, इसलिए फिर कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करेगा? वो इमीडिएटली जाएगा एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, माने इट विल स्टिमुलेट द एंट्री ऑफ कैल्शियम। तो जैसे कैल्शियम अंदर आएगा तो व्हाट विल हैपन? तो कैल्शियम विल स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। तो जैसे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बाहर जाएंगे एंड जाकर फट जाएंगे। तो जब फट जाएंगे तो वो अंदर से क्या करते हैं? जो छेद वेद हो गया होगा जोना पेलुसिडा में, उसको पैचअप कर देते हैं। तो नाउ द जोना पेलुसिडा इज रिन्यूड एंड मेड इम्परवियस टू स्पर्म्स। अब कोई स्पर्म उसको भेद नहीं सकता। तो कुछ कुछ बुक्स में उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इधर भी लिखा है डायग्राम में, देखिए राइट में, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये अब क्या है? ये अब नहीं आने देगा। तो बाहर से भी पहचान हट गया एंड अंदर से भी दीवारें मजबूत हो गई। तो अंदर दीवारें हमने किसके लिए मजबूत किया? ये जो घुस रहे हैं स्पर्म्स के लिए। अब वो नहीं आ पाएंगे एंड जो पहले ही नहीं अटैच हुए हैं अब उनको ओवम दिखेगा भी नहीं। अंडरस्टूड? सो हमने प्रिवेंशन टू पॉलीस्पर्मी कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटेशन ऑफ ओवम। तो जनरली ये कंसेप्ट एनसीईआरटी या कालू काजू में बताते ही नहीं है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि ओवम भी तो सो रहा है। तो जिस Yes, तरह sir. आपने स्पर्म को एक्टिवेट किया उसी तरह आपको ओवम को भी एक्टिवेट कराना पड़ेगा, बिकॉज ओवम इज ऑल्सो इनएक्टिव। वो तो सेकेंडरी oocyte है, अभी तो उसमें फीमेल रेडी ही नहीं हुई है। द फीमेल इज नॉट रेडी टू मैरी, इट इज ए सेकेंडरी oocyte। वो अभी वो लड़की है, वो दुल्हन नहीं है। तो इसलिए उसको पहले दुल्हन बनाओ। तो इसलिए अलोंग विथ स्पर्म्स कौन आता है? MPF IF एंड एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए स्पर्म हेड also contributes what? MPF IF and anaphase promoting complex। तो ठीक है, in addition to the nucleus and proximal centriole। तो ये सारा कुछ देगा कौन? आपको स्पर्म। तो MPF IF क्या करता है? Inactivates MPF and APC stimulates anaphase 2 and hence restarts meiosis after a short wait। इसको शॉर्ट वेट हम लोग लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग वेट जो है वो आपका डिक्टोटीन वाला है। तो छोटा सा जो वेट था 10-15 दिन का, अब उससे आपको हटा दिया जाएगा। ओके, 10-15 दिन क्या, 2-3 दिन, क्योंकि ओवम 14 दिन है, ये तो 1-2 दिन के अंदर होना है ना, नहीं तो मर जाएगा ओवम। तो विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स। तो इसलिए शॉर्ट वेट। Hence, the egg also has to be activated। इसलिए अंडे को भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने एक्टिवेट किया, मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, सेकेंड पोलर बॉडी निकला एंड एक बड़ा सा ऊटिड बच गया। ठीक है, तो व्हाट हैव वी डन? वी हैव पिंच्ड ऑफ द ऊटिड एंड जो बच गया वो क्या है? वो सेकेंडरी, वो ऊटिड है। इट इज नॉट सेकेंडरी oocyte।
तो समझ रहे हो, वो ऊटेड है। तो इसलिए ऊटेड का जो न्यूक्लियस है, इट इज NC एंड इट इज रेडी टू डिवाइड बाय व्हाट? So it is ready to divide by, it is ready to fertilize with male pronuclei. तो इसलिए अब ऊटिड के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे? मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। उसके बाहर क्या क्या मिलेंगे? दो पोलर बॉडीज, सेकेंड पोलर बॉडी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, किसी किसी केस में जहां हम बताते हैं कि नहीं, आपका जो ये भी डिवाइड करेगा, अगर फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड करता है तो आपको कितना पोलर बॉडी मिलेगा? बोलिए। इफ वी अज्यूम दैट फर्स्ट पोलर बॉडी इज आल्सो डिवाइडिंग, तो उस केस में आपके कितने सेल्स होंगे? देयर विल बी, क्या बोलो? तो फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करके दो बन जाएगा एंड आपका जो इधर से एक पोलर बॉडी निकलेगा। सो यू विल हैव 3 पोलर बॉडीज एंड 1 ootic. Understood? So this is Yes, the sir. concept, Yes. but हमें इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि NCERT ने 1 2 बोल दिया है, तो हम 3 वाले लफड़े में घुसे क्यों? Understood? So like that. Because theoretical है, conceptual है, तो हो सकता है, तो अगर जरूरत पड़ा तो हो जाएगा। ओके, सो इसमें कोई टेंशन नहीं है, बट हम उसमें नहीं घुस रहे हैं। फाइन, चलिए। सो दिस इज द स्मॉल स्टोरी अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई आर क्लोज टू ईच अदर। तो अब क्या होगा? एम्फीमिक्सिस एंड फर्टिलाइजेशन।